प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं विजय स्वागत करता हूं आपका वर्धन सिविल एकेडमी में। दोस्तों आज की क्लास जो है वह नहरें, जलप्रपात और झीलों के बारे में लगने जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर वनडे एग्ज़ाम में नहरों से, झीलों से या जलप्रपात से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये जो क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ेंगे, जो मैं स्टैटिक्स जी की क्लास लगाऊंगा, तो उसमें आप मान के चलिए कि आपका 1 नंबर आप अपना पक्का कर लेंगे। तो जुड़े रहिए, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ज़्यादातर बेहतर रहेगा कि आप अपने नोट्स तैयार कर लें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको लिखिए आराम से और उसके बाद आप पढ़ाई करिए साथ में। सबसे पहले विश्व की प्रमुख नहर, सबसे पहले चलते हैं हम बच्चों सुएज नहर पे। यह देखिए, यह मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर है। सुएज नहर जो है यह मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर है। यह एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। क्या करती है ये एशिया को, जैसे मान के चलिए ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका और इधर एशिया, तो बीच में सुएज नहर चलती है। तो ये मान के चलिए आप कि जो सुएज नहर है वो एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। और उसके बाद यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन कौन से सागर को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ बनेगा सुएज नहर, आपसे पूछेगा मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर कौन सी है, तो आप बताओगे सुएज नहर है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन, यह एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो आपसे क्वेश्चन आया कि एशिया को अफ्रीका से कौन सी नहर अलग करती है, तो आपने क्या जवाब दिया? सुएज नहर। आगे बढ़े, वह कौन सी नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तब आपका उत्तर क्या रहेगा? सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण जो है, सुएज नहर के निर्माण से, जैसे सुएज नहर का जब निर्माण हुआ तब भारत का जो रास्ता था वह 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। यानी कि सुएज नहर जो है यूरोप जाने के लिए 7000 किलोमीटर जहाज़ों को घूमकर जाना पड़ता था। तो जो ये सुएज नहर के बनने से 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। सोचिए आप कितना दिन, कितना महीना लगता होगा 7000 किलोमीटर दूरी शिप को पार करने में, ठीक है। तो इतना सारा बचा है। और बच्चों सुएज नहर का जो निर्माण है, सुएज नहर का जो निर्माण है 1869 ईस्वी में हुआ था। कब, वो ध्यान रखना है इसकी डेट। सुएज नहर का जो निर्माण है वह 1869 ईस्वी में हुआ था। इंजीनियर फर्दिनंद द लेपेल्स द्वारा किया गया था। किसने किया था? सुएज नहर का निर्माण जो है 1869 ईस्वी में इंजीनियर फर्दिनंद द लेपेल्स ने किया था। कील नहर जो है बच्चों, ये नहर जो है उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, ठीक है। ये नहर जो है उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और कील नहर जो है जर्मनी का अधिकार है, ठीक है। कील नहर पर जर्मनी का अधिकार है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको अभी बताऊंगा। कील नहर जो है एक प्राकृतिक नहर है। कैसी नहर है ये? प्राकृतिक नहर है। सुएज नहर जो थी वह मानव निर्मित यानी कृत्रिम नहर थी, यानी कि मानव द्वारा, मशीनों द्वारा उसको खुदाई करके बनाया गया था। लेकिन ये जो है कील नहर, ये प्राकृतिक नहर है। आपसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, तब आपका आंसर क्या रहेगा? अपने मुंह से आप पढ़ रहे हैं, मैं आपके सामने नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि मैं आपके सामने हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपके लिप्सिंग यानी होठ चलने चाहिए। जब आपके होठ चलेंगे तो आपको वो दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये नहर उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। मैंने क्वेश्चन आपसे किया, निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया आपको, पूछा निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, तब आपका आंसर क्या रहेगा? कील नहर। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पे जर्मनी का अधिकार है, तब आप क्या बताएंगे? कील नहर पे। पनामा नहर, क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी नहर लॉक पर आधारित है, लॉक आधारित है। तो पनामा नहर जो है वो लॉक आधारित नहर है। यह नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर यानी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर
प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर ब्रैकेट में इसी को अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं, तो अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण जो है वह 1914 में हुआ है। पढ़ते हैं किरा नहर के बारे में। तो ये किरा नहर है जो यह अंडमान सागर तथा थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ता है। क्या करता है ये किरा नहर जो है अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ता है, लेकिन इस पे जो अधिकार है वो थाईलैंड का है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किरा नहर पे किसका अधिकार है, तो किरा नहर पे जो है लिख लो, किरा नहर पर थाईलैंड का अधिकार है। भारत का नहीं है। ठीक है, आगे है अगली नहर पढ़ते हैं, बोलगाडन नहर। बोलगा तथा डॉन नदी को आपस में जोड़ती है। बोलगाडन नहर जो है, बोलगाडन नहर बोलगा तथा डॉन नदी को आपस में जोड़ती है। और ये कहाँ बहती है? बोलगाडन नहर जो है यह रूस में बहती है। याद रखना मेरे बच्चों, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी नहर अंडमान सागर को थाईलैंड से जोड़ती है, तब क्या बताएंगे आप? निम्नलिखित में से कौन सी नहर अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ती है, तब क्या बताएंगे? किरा नहर। और इस पे किरा नहर पे किसका अधिकार है, तब आप बताएंगे थाईलैंड का अधिकार, यानी कि थाईलैंड के अधिकार क्षेत्र में आती है। और दूसरी नहर जो है बोलगाडन नहर, ये बोलगा तथा डॉन नदी को आपस में जोड़ती है। बोलगाडन नहर कहाँ बहती है, तो आपका सिंपल था जवाब होगा रूस में बहती है। नहर ये रूस में बहती है, लिख लेना बच्चों मेरे साथ, आप भी लिखो, रूस में बहती है। यह सफ़ेद सागर और ओनेगा झील को सफ़ेद सागर नहर सफ़ेद सागर नहर सफ़ेद सागर और ओमेगा झील को ओनेगा झील को आपस में जोड़ते हैं। देखो इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। सफ़ेद सागर नहर कहाँ बहती है? रूस में बहती है। सफ़ेद सागर नहर किस झील को जोड़ती है, यानी सागर को किस झील से जोड़ती है, तब आपका आंसर होगा सफ़ेद सागर नहर सफ़ेद सागर और ओनेगा झील को आपस में जोड़ती है। अगले बढ़ते हैं और ये है सू नहर। यह सू नहर जो है बच्चों सुपीरियर तथा सू नहर सुपीरियर तथा ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी झील सुपीरियर सागर या सुपीरियर तथा ह्यूरॉन झील को आपस में जोड़ती है, तब आपका क्वेश्चन आएगा सू नहर। और निम्नलिखित में से कौन सी नहर सफ़ेद सागर और ओनेगा झील को आपस में जोड़ती है, तब आपका आंसर रहेगा सफ़ेद सागर नहर। और अगली नहर है बच्चों साल्ट सेंट मारी नहर। ये नहर जो है कनाडा में है। कहाँ है नहर? ये
कनाडा में है, याद रखना ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा आपसे। साल्ट सेंट मारी नहर कहाँ है? कनाडा में है। और यह नहर जो है अटलांटिक महासागर को सुपीरियर झील से जोड़ती है। क्या करती है? साल्ट सेंट मारी नहर कनाडा में है जो कि अटलांटिक महासागर को सुपीरियर झील से जोड़ती है। और दूसरी नहर जो है ईरी नहर जो है यूएसए में है। कहाँ है बच्चों? ईरी नहर यूएसए में है। ईरी नहर ईरी झील को हडसन नदी से जोड़ती है। क्या करती है? ईरी नहर ईरी झील को हडसन नदी से जोड़ती है। आगे झीलों के बारे में पढ़ेंगे। झील क्या है बताइए? झील एक ऐसा जलीय क्षेत्र है जिसका जल कभी सूखता नहीं है। यानी कि जल जो है कभी सूखता नहीं है, वह होती है झील। ठीक है। और कैसे? देखो झील के बारे में जब पढ़ाएंगे, झील ये तो आपको स्टैटिक्स जी के हम छोटे वन लाइनर में हम बता रहे हैं। और झील जो है कई प्रकार से बनती है। मानव निर्मित झील भी है। झीलों के तो बहुत सारे प्रकार, 8-9 प्रकार की झीलें हैं विश्व में। तो बस आप इतना समझो कि झील है, चारों ओर से घिरी हुई है स्थल से, और उसके बीच में पानी है, और वो पानी कभी सूखता नहीं है। या तो उसका स्रोत क्या है? पानी बारिश का आएगा, ठीक है, बारिश का होगा या कैसा भी पानी होगा, सही। तो वह पानी जो है कभी सूखेगा नहीं, तो वह रहेगी झील। और महासागर, ये आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखना। ये जो लाइन है, नीचे वाली जो लाइन है, इसको आपको याद रखना है। महासागरीय लवणता की सर्वप्रथम जानकारी हिटमर ने दी। किसने दी? हिटमर ने। महासागरीय लवणता की सर्वप्रथम जानकारी हिटमर ने दी, और उन्होंने 47 प्रकार के लवण की खोज की थी। कितने की थी? 47 प्रकार के लवण की पहचान की थी। लवण मतलब नमक, मतलब सॉल्ट। ठीक है। कितने प्रकार की नमक या लवण की खोज की थी? 47 प्रकार की थी, जिसमें सर्वाधिक NaCl यानी कि सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता, सर्वाधिक NaCl पाया जाता। ठीक है। 47 प्रकार के ऐसे लवण थे जिनमें सबसे ज़्यादा NaCl पाया जाता। ये खोज किसने की थी? हिटमर ने की थी। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए, ये तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये तो नहीं आ सकता है, तो मैंने आपकी जानकारी के लिए दिया है ये वाली लाइन जो है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। कैसे बनेगा? महासागरीय लवणता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो आप क्या बताएंगे? हिटमर ने दी। हिटमर ने सबसे पहले या सर्वप्रथम कितने लवण की पहचान की थी? 47 की। ठीक है। तो ये आपके पेपर में बन सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं महासागरों में लवणता का क्रम। महासागरों में लवणता का क्रम। बच्चों ये आपसे पेपर में पूछ लेता है बार बार। तो सबसे पहले लिखो औसत। सबसे पहले लिखो औसत लवणता। औसत लवणता जो है वह रहेगी 35%। यानी कि संपूर्ण विश्व में जितना भी महासागर है, महासागरों की औसत लवणता जो है वह 35% है। ठीक है। और अब आगे बढ़ो। अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर की बच्चों है 36%। और आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर की जो लवणता है, तो नोट करते रहना। हिंद महासागर की लवणता हिंद महासागर की लवणता जो है वह है 35%। और प्रशांत महासागर की लवणता जो है
यह 40%। बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन से महासागर की लवणता कितनी है। अटलांटिक महासागर की पूछ लेगा तो 36 है, और अगर पूछ ली कि औसत बताइए महासागरों की औसत लवणता कितनी है तो 35% है। हिंद महासागर की लवणता 35% है, और प्रशांत महासागर की जो औसत लवणता है वह 40% है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो हमने महासागर की बात की है, और आगे देखते हैं झीलों की लवणता का क्रम, यानी कि झील की लवणता का क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम वान झील के लिए। वान झील कहाँ है? ये बच्चों तुर्की में है। पूछ ले आपसे क्वेश्चन आ जाए वान झील कहाँ पे है, तुर्की में है, तो इसकी जो लवणता है वो 330% है। और इसके बाद है मृत सागर। मृत सागर की लवणता जो है वह है 240 है। ये कहाँ पे है बच्चों? जॉर्डन में है। जगह जरूर याद रखना, आपसे जगह जरूर पूछेगा। ग्रेट साल्ट लेक लेक है, झील है, लेक बोलते हैं इंग्लिश में। ये बच्चों अमेरिका में है। अमेरिका में है, और इसकी जो लवणता है वह 220% है। ठीक है, देखो झीलों की लवणता आपने देखी, महासागर की लवणता जो है बहुत कम थी, यानी कि झीलों की अपेक्षा। क्यों थी? क्योंकि जितना ज़्यादा, मान के चलो मैं आपको एक गिलास में 20 ग्राम नमक हमने लिया और एक गिलास पानी में घोल दिया, जब तो 20 ग्राम जो नमक है वो एक गिलास पानी में आपको ज़्यादा पता चलेगा, और वही हम एक बाल्टी पानी में अगर घोल देते हैं 20 ग्राम नमक को तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जगह जितनी कम होगी लवणता उतनी अधिक होगी, क्योंकि झील समुद्र की अपेक्षा बहुत छोटी हैं, इसलिए लवणता जो है वो झीलों की अधिक है और महासागर की कम है। आगे बढ़ते हैं और विश्व की प्रमुख झीलों को हम देखते हैं जो याद रखने लायक हैं। विश्व की प्रमुख झील, टॉपिक डाल लो आप, विश्व की प्रमुख झील। ठीक है, सबसे पहले लिखो, नंबर 1 पे लिख लो बैकाल झील। बैकाल झील बच्चों सबसे गहरा है, याद रखना। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, और यह रूस में है। कहाँ है ये? रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, और रूस में झील कहाँ पड़ती है? रूस में पड़ती है ये झील। दूसरा है 5 फ्लोवर झील। यह बच्चों चीन में पड़ती है, इसकी स्थान है चीन। और आगे आ जाओ, तीसरे नंबर पे है कैस्पियन सागर झील। ये बच्चों सबसे लंबा, इस पे यहाँ लिख लो सबसे गहरा, और यहाँ लिख लो सबसे लंबा या लंबी। ठीक है, और या बड़ी, और आगे लिखो सबसे खारा झील। सबसे खारे पानी की झील जो है बच्चों वह है वान झील। अभी हमने आपको पीछे लिखवाई थी, उसकी लवणता 330% थी,
तो बॉन झील की। और उसके बाद सबसे सर्वाधिक घनत्व झील कौन सी है? सर्वाधिक घनत्व वाली झील जो है, यानी किस झील का घनत्व सबसे अधिक है? तो ये बच्चों मृत सागर झील। सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वह मृत सागर झील का है। देखो मृत सागर झील जो है उसमें आप कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, ठीक, उसने खूब ठान ली कि अब मैं मर जाऊंगा, मैं ज़िंदा नहीं रहना है, और मृत सागर में जाके कूद गया, तो वो पता है वहाँ इतनी ज़्यादा उसकी घनत्व इतना ज़्यादा है कि वो उसका मरने की इच्छा ही ख़त्म हो जाएगी, वो ऊपर तैर आएगा, उतरा जाएगा ऊपर, ठीक है, वो डूब ही नहीं सकता। कोई बिना बिना कुछ भी ना पहने, कुछ भी ना पहनने के मतलब लाइफ जैकेट वगैरह ना पहने, कोई भी प्रिकॉशन ना ले, फिर भी वो नहीं डूब सकता, ना हाथ पैर चलाए तब भी नहीं डूबेगा वो, ठीक है। तो वहाँ क्योंकि वहाँ पे सब घनत्व सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। और मैंने बताया था घनत्व ये कहाँ है मृत सागर झील? जॉर्डन में है। और उर्मिया झील उर्मिया झील बच्चों ईरान में है। आप याद रख पाएंगे, बहुत बेहतर, अच्छा है। और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम क्या चाहेंगे कि आप इसको एक बार दोबारा रिवीजन कर लो। बैकाल झील सबसे गहरी झील है, ठीक है, कहाँ है? रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। और एक कहाँ पड़ती है? रूस में है। फाइव फ्लोवर झील कहाँ है? चीन में है। फाइव फ्लोवर झील कहाँ है? चीन में है। कैस्पियन सागर झील कहाँ है? सबसे लंबी झील और सबसे बड़ी झील है, ठीक है। कैस्पियन सागर झील सबसे लंबी और सबसे बड़ी झील है। सबसे खारा झील यानी कि सबसे खारे पानी की सबसे झील कौन सी है? बॉन झील। मैंने अभी आपको बताया था लवणता कितनी बताई थी इसकी? 330%, ठीक है। सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? बॉन झील है। और सर्वाधिक घनत्व वाली झील कौन सी है? यह है मृत सागर झील। और उर्मिया झील कहाँ पड़ती है? ईरान में पड़ती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं बच्चों, और आप बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सहयोग करें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा लाइक कर दें और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को अगर नए हैं तो, और दोस्तों में शेयर कर दें जो आपके साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगले 7वें नंबर पे है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील बच्चों यह नील नदी पर है। कहाँ है ये? नील नदी पे। और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की अगला आ जाओ बच्चों, टगानिया झील। 8वें नंबर पे देखते हैं। टगानिया झील जो बच्चों यह है अफ्रीका की सबसे लंबी झील है। टगानिया झील अफ्रीका की सबसे लंबी झील है। बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई? मैंने वाइट चौक का इस्तेमाल किया है, बता देना। तो मैं चेंज कर ले रहा हूँ। नवे नंबर पे डाल लो बच्चों टिटिकाका झील। यह सबसे ऊंची झील है
विश्व की सबसे ऊंची झील है? केवल इतना, झील नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए, झील की तो बात कर ही रहे हैं, तो झील तो है ही है। और ये कहाँ बनी? पेरू और बोलेविया की सीमा पर है। पेरू और बोलेविया की सीमा पर है। ये सब छोटे छोटे बच्चों वन लाइनर हैं, ये आपसे पेपर में ज़रूर आएंगे, इनको अच्छे से पढ़ लेना। आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ज़रूर फंसना है 100%, ठीक है, मेरी गारंटी है इसमें। अगला पढ़ो बच्चों। मारा कैबो झील। मारा कैबो झील है जो बच्चों, यह वेनेजुएला में है। ये क्या है? पेट्रोलियम झील है। ये पेट्रोलियम झील है, याद रखना। विश्व की पेट्रोलियम झील कौन सी है? तो वेनेजुएला में है मारा कैबो झील। और ग्रेट साल्ट लेक, ये बच्चों यूएसए में है। और ग्रेट लेक, यानी महान झील, यह है यूएसए प्लस कनाडा की सीमा पर है। ग्रेट लेक यूएसए तथा यूएसए प्लस कनाडा की सीमा पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है बच्चों, और तो देखो इसमें थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। विक्टोरिया झील कहाँ पड़ती है? यह नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? यानी विक्टोरिया झील जो है नील नदी है इसी पे, और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। टगानिया झील यह अफ्रीका की सबसे लंबी झील है। याद रखना, निम्नलिखित में से क्वेश्चन आ जाए, 4 नदियाँ दे दे, ऑप्शन दे दे आपको, निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व की सबसे लंबी झील है, तब आपका ऑप्शन आएगा टगानिया झील। और अगली देखते हैं, टिटिकाका झील सबसे ऊंची है, पेरू और बोलेविया की सीमा पर है। आपसे क्वेश्चन आ जाए पेरू और बोलेविया की सीमा पर कौन सी झील है, आपका ऑप्शन क्या होगा? सामने है टिटिकाका झील। और सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे ऊंची झील जो है वह टिटिकाका झील है। मारा कैबो झील कहाँ है? वेनेजुएला में है, और यह पेट्रोलियम झील है, ठीक है। और ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है? यूएसए में है। और ग्रेट लेक जो है यूएसए तथा कनाडा की सीमा पर है। यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आगे चलते हैं, आगे की थोड़ी बची हैं वो भी और देख लेते हैं। बच्चों लगातार लगे रहना साथ में, तो समझ लो आपका सारे पेपर निकलेंगे। विनिपेग झील, बच्चों विनिपेग झील जो है यह कनाडा में है। विनिपेग झील कनाडा में है। आयरे ऑस्ट्रेलिया में है। आयरे ऑस्ट्रेलिया में है। और वो बॉयलिंग झील
बॉइलिंग, ये क्या है, मिनिका में है ये। यह है बच्चों ज्वालामुखी पर्वत जो है, ज्वालामुखी पे पर्वत पे है। तो ज्वालामुखी से जो झील है ना, ज्वालामुखी से बनी हुई है, उस पे है। तो क्या है, इस पे ना गरम गरम पानी आता है, तो इसका नाम बॉइलिंग हुई थी, बॉयल किया हुआ है ना, तो इसका नाम रख दिया है बॉइलिंग झील। ठीक है, और ये कहाँ है, मिनिका में है। और नदियाँ देखी, झीलें देखी। अब बात करते हैं झरने की। ठीक है, तो झरना क्या होता है, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से गिरता है, यानी कि ये गया, नदी ऐसे पहाड़ की ऊपरी साइड चल रही है कि ऊपर से आ रही है और एक खाड़ी है और वहाँ से सीधे इस तरीके से गिर रही है, तब वहाँ क्या है, खड़े ढाल से जब सीधे नीचे गिरेगी तो उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात। झरना टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लेना चाहे तो, ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लेना, याद रहेगा, ध्यान में रहेगा क्या रहता है। तो अब पढ़ते हैं बच्चों सबसे पहले जलप्रपात के बारे में। सबसे पहला जलप्रपात है न्यागरा जलप्रपात है। न्यागरा जलप्रपात जो है बच्चों, यह यूएसए में है। कहाँ है, यूएसए में है। नदी कौन सी है, सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, और ये अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक है, ध्यान रखना, न्यागरा जलप्रपात यूएसए में है। न्यागरा जलप्रपात यूएसए में है, फिर से बोल रहा हूँ, न्यागरा जलप्रपात यूएसए में है। न्यागरा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। न्यागरा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। ठीक है, दूसरा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। ये कहाँ है, वेनेजुएला में है। और ये कौन सी नदी पे है, कोरोना नदी पे है। ठीक है, एंजल जलप्रपात कोरोना नदी। एंजल जलप्रपात कहाँ है, वेनेजुएला में है। एंजल जलप्रपात कोरोना नदी पर है और एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है। ठीक है, अगला है विक्टोरिया जलप्रपात। कहाँ है, जाम्बेजी तंजानिया और युगांडा केन्या। ठीक है, इसके बॉर्डर पे है, सीमा पे लगती है इसकी। और चौथा है दुगेला जलप्रपात, दक्षिण अफ्रीका में है। दुगेला दक्षिण अफ्रीका में है। दुगेला दक्षिण अफ्रीका में है। एंजल वेनेजुएला में है। एंजल वेनेजुएला में है। एंजल कोरोना नदी पर है। विक्टोरिया जाम्बेजी तंजानिया युगांडा केन्या। ठीक है, नियाग्रा यूएसए में है। नियाग्रा सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर है। तो बच्चों साथ में आप बोलते रहो, अच्छा रहेगा। अगला देखते हैं, रिब्बन जलप्रपात। रिब्बन जलप्रपात जो है बच्चों कैलिफोर्निया में है। ये यूएसए। ठीक है, और पांचवा डाल लो, छठवां डालो बच्चों ब्राउनी जलप्रपात। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। तो दोस्तों ये जो थे आज के हमारे सभी इम्पोर्टेंट मैंने बताए हैं, जो विश्व की नदियां हैं, विश्व की झीलें हैं और विश्व के जलप्रपात है। ये सभी मैंने आपको इम्पोर्टेंट वाले बताए हैं, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जामिनर की इन्हीं पर नज़र सबसे ज़्यादा जाती है। बस आपको क्या है ना, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, क्या करना है, सबसे पहले फिर से कर लो एक बार। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। एंजल वेनेजुएला में है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है, कोरोना नदी पर है। एंजल जलप्रपात कोरोना नदी, एंजल जलप्रपात वेनेजुएला। ठीक है, विक्टोरिया झील विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी और तंजानिया युगांडा और केन्या। ठीक है, याद रखना। और दुगेला दक्षिण अफ्रीका में है। दुगेला दक्षिण अफ्रीका में है। रिब्बन जलप्रपात कैलिफोर्निया में है। रिब्बन जलप्रपात कैलिफोर्निया यूएसए में है। रिब्बन जलप्रपात कैलिफोर्निया यूएसए में है। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। ब्राउनी जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। तो इसी के साथ बच्चों
क्लास करते हैं ख़त्म और अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करना। उम्मीद करते हैं आप